हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि 23 जुलाई 2024 को बजट प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो आज हम जो बजट है 2024-25 उसका की हाइलाइट्स यानी की फीचर्स डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो बजट होता है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अंतर्गत इसे डिस्कस किया गया है कि जो गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल एज वेल एज जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो हर साल एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में, यानी आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, जो जैसे कि जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का है। इस साल बजट जो है वो जुलाई में पेश किया गया है, जबकि हर साल बजट फरवरी में ही प्रेजेंट किया जाता है। तो इस साल का जो बजट है उसके वो विकसित भारत का जो सपना है हमारे पीएम का, है ना, यानी 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड नेशन के रूप में विकसित करना है। ये जो सपना है, ये जो हमने विज़न देखा है, उसका एक रोड मैप है। यानी इस साल का बजट विकसित भारत के विज़न को पूरा करने के लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगा। और इस साल के बजट में 4 मेजर कास्ट पर फोकस किया गया है। यहाँ पे कास्ट करने का मतलब नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इट इज़ अ ग्रुप, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, है ना। वैसे डिप्राइव्ड सिटीजन्स का ग्रुप है जिन्हें स्पेशल फोकस की ज़रूरत है। उसमें है फर्स्ट है गरीब यानी पुअर, सेकंड वन इज़ अन्नदाता फार्मर्स, थर्ड वन इज़ युवा मीन्स यूथ, एंड फोर्थ वन इज़ महिलाएं यानी विमेन। ये 4 जो डिप्राइव्ड ग्रुप हैं, इनको कास्ट के रूप में डिस्कस किया गया है और इन पे मेजर फोकस होगा बजट का, इस साल के बजट का। नेक्स्ट है बजट का थीम। इस साल के बजट का जो थीम है वो 4 थीम रखा गया है: एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमईज एंड मिडिल क्लास। एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोज़गार डेवलप करना, है ना, ये थीम है हमारे बजट का। सेकंड है स्किलिंग यानी स्किल डेवलप करना। थर्ड इज़ एमएसएमईज यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी है वो एमएसएमई सेक्टर की है। साथ ही साथ जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में इंडस्ट्री के रूप में, वो एमएसएमई सेक्टर का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, यानी ज़्यादातर जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री है वो एमएसएमई के रूप में है। तो इसको भी इस साल बजट के थीम के रूप में रखा गया है। और फोर्थ वन इज़ मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास के पास ही वो कैपेसिटी होता है देश को आगे ले जाने का, डिमांड क्रिएट करने का, है ना। ये जो डिमांड कंट्री में क्रिएट होता है वो मिडिल क्लास के द्वारा ही होता है। और डिमांड क्रिएट होने से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन से जीडीपी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट अगर देखें जो प्रायोरिटीज़ की बात करें, जो प्रायोरिटीज़ रखी गई है विकसित भारत की, उसमें जो पहली प्रायोरिटीज़ है जो इस बजट यानी 2024-25 बजट के द्वारा भी हाईलाइट किया गया है, वो है प्रोडक्टिविटी एंड रेसिलियंस इन एग्रीकल्चर। यानी जो पहला प्रायोरिटीज़ है वो एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दिया गया है। वो विकसित भारत का भी प्रायोरिटीज़ है जो हमने विज़न देखा है, साथ ही साथ इस साल के बजट का भी वो प्रायोरिटी है, क्योंकि इस साल का बजट विकसित भारत के विज़न के लिए एक रोड मैप की तरह काम कर रहा है। तो प्रोडक्टिविटी एंड रेसिलियंस इन एग्रीकल्चर का मतलब है उत्पादकता को बढ़ाना, और रेसिलियंस मतलब क्लाइमेट रेसिलियंस, यानी क्लाइमेट का जो एक्शन है, क्लाइमेट का जो प्रभाव है उसको निगेट करना, है ना, उसको कहते हैं रेसिलियंस। तो फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी जो एग्रीकल्चर रिसर्च है उसको ट्रांसफॉर्म करना है ना। एग्रीकल्चर रिसर्च जो सेटअप है उसको कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू उसका चाहिए कि किस तरह का रिसर्च ज़रूरी है, और देशों में किस तरह का रिसर्च हो रहा है, इंडिया में रिसर्च में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है ना। एंड टू ब्रिंग फोकस ऑन रेजिंग प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपिंग क्लाइमेट रेसिलिएंट वैरायटी, यानी इस मतलब अब जो रिसर्च का फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में और रेसिलिएंट
वेराइटीज़, क्लाइमेट रेसिलिएंट वेराइटीज़ को डेवलप करने में, यानी जो हमने देखा अभी क्लाइमेट चेंज का असर हमने देखा हीट वेव्स का या फिर ड्राउट्स का, फ्लड का, तो इस तरह का हमें डेवलप करना है, ऐसे वेराइटीज़ डेवलप करने हैं क्रॉप्स के जो क्लाइमेट रेसिलिएंट हो। सेकंड जो प्रायोरिटीज़ है प्रोडक्टिविटी और रेसिलियंस इन एग्रीकल्चर में, वो है नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी, यानी हमें क्या करना है, कॉपरेटिव सेक्टर को और भी डेवलप करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को फ़ायदा हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे और सीमांत किसान हैं, 80% जो फार्मर्स हैं, तो अगर वो कॉपरेटिव सेक्टर में काम करते हैं तो उनको बेनिफिट भी ज़्यादा होगा और कॉस्ट शेयरिंग के कारण उनका जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम लगेगा और साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये भी एक हमारा प्रायोरिटी है कि नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी के द्वारा हम कोऑपरेटिव सेक्टर को डेवलप करें। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता, यानी फूड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भरता लाने की ज़रूरत है, खासकर ऑयल सीड, है ना, क्योंकि हम ज़्यादातर ऑयल सीड जो है यानी जो तेल का जो बीज है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। नेक्स्ट प्रायोरिटीज़ है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो है वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। वेजिटेबल प्रोडक्शन में इंडिया वर्ल्ड में सेकंड है आफ्टर चाइना, तो हम वेजिटेबल प्रोडक्शन को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे, साथ ही साथ सप्लाई चेन को भी बढ़ाएंगे। सप्लाई चेन मीन्स कि रोबस्ट सप्लाई चेन होना चाहिए। अभी हमने देखा कि हीट वेव्स के कारण, सप्लाई चेन कांस्टेंट के कारण बहुत सारे जो वेजिटेबल्स के प्राइसेस में राइज हुआ, पोटैटो, ओनियन, जिसके कारण क्या हुआ, फूड इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला, है ना। फूड इन्फ्लेशन हमारा लगभग 8% तक जा चुका था, जो कि दिस इज़ नॉट वाइबल, इकोनॉमिक वाइबिलिटी नहीं है। तो इसलिए हमें वेजिटेबल प्रोडक्शन को बढ़ाना है, साथ ही साथ सप्लाई चेन को भी हमें रोबस्ट करना है और इसके लिए हमें एफपीओ को प्रमोट करना पड़ेगा। एफपीओ क्या है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कई सारे फार्मर्स आपस में मिलकर, है ना, कॉस्ट को शेयर करते हैं, है ना, एक साथ सीड्स खरीदते हैं, एक साथ टेक्नोलॉजी खरीदते हैं और एक साथ मार्केटिंग करते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसको कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बांटते हैं। तो ये एफपीओ को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करना पड़ेगा, वेजिटेबल सप्लाई चेन्स को के स्टार्टअप्स को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारी प्रायोरिटी है। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज़, है ना, नए वेराइटीज़ पे हमें फोकस रखना है, प्रायोरिटी में रखना है। 109 न्यू हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेसिलिएंट वेराइटीज़ जो है वो डेवलप करने की बात हो रही है ना, ये रिलीज़ किया जाएगा फार्मर्स के लिए, है ना। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग पे हमें प्रायोरिटी देनी है। 1 करोड़ फार्मर्स को हमें नेचुरल फार्मिंग के लिए इनिशिएट करना है ना, उन्हें इंसेंटिवाइज करना है ताकि वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाए। नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है जो फर्टिलाइजर्स या फिर जो भी पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे वो नेचुरल होना चाहिए। जैसे जो प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री ने बात की है ना, जैसे काउ डंग्स या फिर जो यूरिन होता है काउ का, उसको पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज करना, तो ये नेचुरल फार्मिंग है। तो 1 करोड़ फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा ताकि वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो, है ना, और उन्हें सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग दी जाएगी अगले 2 साल में। और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे। बायो इनपुट रिसोर्स मतलब यानी जो भी हम एग्रीकल्चर में इनपुट डालते हैं वो बायोलॉजिकली होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। इसके लिए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, श्रिम्प्स जो एक सी फूड है और श्रिम्प प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और उसको एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए नाबार्ड की तरफ से फाइनेंसिंग की जाएगी, है ना। नाबार्ड के तरफ यानी नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो बैंक है उसके थ्रू, नाबार्ड के थ्रू श्रिम्प प्रोडक्शन को फाइनेंस किया जाएगा।
नेक्स्ट है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जैसे कॉमन सर्विस सेंटर। विलेज में एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, है ना, इंटरनेट का प्रयोग करके आपके बहुत सारे एक्टिविटीज़ को किया जा सकता है। तो ऐसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, कॉमन सर्विस सेंटर, ताकि जो फार्मर्स हैं वो किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी उठा सके ऑनलाइन, है ना, जन सामर्थ्य को बढ़ाया जा सके और डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा सके लगभग 400 डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। तो इस साल के बजट में एम्प्लॉयमेंट के लिए पीएम ने 3 पैकेज अनाउंस किया है, जिसको 3 स्कीम्स वो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव कहा गया है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसको कहा जाता है पीएम्स पैकेज। पीएम्स पैकेज में पीएम ने देश की जनता को 3 पैकेजेस दिया है, 3 स्कीम्स के रूप में, जिसे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के रूप में देखा जा रहा है। पहला जो स्कीम है वो है जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो फर्स्ट टाइम फॉर्मल सेक्टर में जिनको एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बने हैं, यानी पहली बार जिन्हें नौकरी लगा है फॉर्मल सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के लिए है, और जिन्होंने ईपीएफओ में अपना एनरोलमेंट किया है और जिनकी सैलरी 1 लाख से नीचे है, उन्हें उनके अकाउंट में पहली सैलरी वो क्रेडिट की जाएगी, है ना, और वो 3 इंस्टॉलमेंट में होगा और वो 15,000 तक होगा। यानी पहला जो सैलरी होगा उनके अकाउंट में, जैसे ही वो ईपीएफओ के लिए रजिस्टर करते हैं तो 15,000 सैलरी के रूप में उन्हें दिया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट में। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी जो भी एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 1 लाख से नीचे है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, है ना। साथ ही साथ दूसरा जो स्कीम है इसके अंतर्गत वो है जो भी फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को इंसेंटिव दी जाएगी, है ना, पहले 4 साल तक। इससे 30 लाख यूथ को फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट जो इंसेंटिव है वो एम्प्लॉयर के लिए है, यानी जो भी जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनके यहाँ जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है उसको काउंट किया जाएगा, और जो भी नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी 1 लाख सैलरी से नीचे की, तो हर नए एम्प्लॉयमेंट पे 3,000 पर मंथ ये एम्प्लॉयर को दिया जाएगा 2 साल के लिए, है ना। आपको पता है कि ईपीएफओ में क्या होता है, ईपीएफओ में एम्प्लॉय का पैसा कटता है और साथ ही साथ एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एम्प्लॉयर की तरफ से गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, और कितना करेगी, तो 3,000 पर मंथ 2 साल के लिए हर नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे, है ना, बिलो 1 लाख पर मंथ सैलरी। तो ये एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की बात की गई है, जिसे PM3 पैकेज के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट जो है वो स्किलिंग प्रोग्राम के लिए है। ये हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, यानी वर्क फोर्स में वुमेन का हायर पार्टिसिपेशन हो, इसको फैसिलिटेट करेगा। इसके लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स खोले जाएंगे, है ना, इंडस्ट्री और के कोलैबोरेशन के साथ, ताकि वुमेन जो वर्किंग वुमेन हैं वो उनका स्किल डेवलपमेंट हो और वो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट कर सके, है ना। और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके क्रेचेज की भी व्यवस्था की जाएगी, यानी जो मदर हैं अपने बच्चे को वर्क प्लेस पे ले जा सकती हैं, वहाँ पे बच्चे के पालन के लिए वो व्यवस्था की जाएगी जिसे क्रेचेज कहते हैं। तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की व्यवस्था होगी, क्रेचेज की व्यवस्था होगी, ताकि जो वुमेन है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें, वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर सकें। दूसरा है कि 7.5 लाख तक का लोन गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड की तरफ से ये दिया जाएगा लगभग 25,000 स्टूडेंट को हर साल, ताकि उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट जो प्रोविज़न है वो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा वैसे स्टूडेंट को, है ना, मतलब 10 लाख तक जो कि हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, यानी इंडियन इंस्टीट्यूशन में जो हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं उनको 10 लाख तक का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। और हर साल स्टूडेंट को डायरेक्ट ई वाउचर दिया जाएगा, है ना, 1 लाख का।
और जो इंटरेस्ट है उसमें भी छूट मिलेगी, इंटरेस्ट में 3% की। तो इससे क्या एक्सपेक्टेशन है कि 20 लाख यूथ लगभग हर साल अगले 5 साल में स्किल्ड होंगे, है ना। साथ ही साथ 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी अपग्रेड किया जाएगा, है ना। और जो कोर्स कंटेंट है और जो डिज़ाइन है कोर्स का, स्किल डेवलपमेंट का, वो इंडस्ट्री के नीड के हिसाब से उसको अलाइन किया जाएगा। तो दीज आर, ये इसको कहा जा रहा है पीएम्स पैकेज में 4th स्कीम। तो 3 स्कीम हमने ऊपर देखा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो 4th स्कीम है वो स्किलिंग के लिए है। नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है वो है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, यानी जिसमें पहला है पूर्वोदय। पूर्वोदय का मतलब है विकास भी, विरासत भी। पूर्वोदय का मतलब है कि जितने भी ईस्टर्न स्टेट हैं लाइक बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, जो कि जिनमें जो कल्चरली रिच स्टेट हैं, यानी वहाँ पहले से ही एजुकेशन के क्षेत्र में पहले से ही उन्होंने कुछ अचीवमेंट हासिल किया है। जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे रहा है। तो ऐसे स्टेट्स में, है ना, ऐसे स्टेट जो ईस्टर्न पार्ट में है, जो कि कल्चरली खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में रिच रहे हैं और जिनमें कैपेसिटी है एजुकेशन को एक हायर लेवल पे ले जाने की, तो वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी डेवलप करने के लिए, जनरेट करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया जाएगा, है ना। जैसे कि जो भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ताकि यहाँ से जो बच्चे पढ़ेंगे उनको यहीं पे जॉब मिल सके। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी बात हो रही है ना, जिसका जो नोड होगा, एक ब्रांच होगा, वो गया में होगा। तो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक कॉरिडोर होगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसमें इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे। तो ये इंडस्ट्री का एक जो ब्रांच होगा, नोड होगा, वो गया में होगा। तो ये हमारे बिहार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अच्छा इनिशिएटिव है, जो इंडस्ट्री डेवलप के कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लगभग 3 लाख करोड़, है ना, से ज़्यादा का एलोकेशन होगा विमेन एंड गर्ल्स के लिए इन स्टेट्स में। पूर्वोदय, इसको कहा जा रहा है पूर्वोदय। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत लगभग 63,000 गाँवों को बेनिफिट दिया जाएगा और लगभग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को भी बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये भी इस बजट का हाइलाइट्स है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जिससे उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव किया जाएगा, है ना। साथ ही साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 100 से अधिक ब्रांच खोले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नॉर्थ ईस्ट हमारा उत्तर पूर्वी जो राज्य है ना, 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स स्टेट, वहाँ पे 100 से ज़्यादा ब्रांच इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के खोले जाएंगे, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया जा सके और जो बैंकिंग सर्विसेज है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को इस बजट में शामिल किया गया है, इसमें 15,000 करोड़ जो है अगले फाइनेंशियल ईयर में वो सपोर्ट दिया जाएगा। कंप्लीशन ऑफ, आपको पता है कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था नए राज्य के रूप में 2013 में, और तब से आंध्र प्रदेश को फाइनेंशियल सपोर्ट करने की बात की जा रही थी। तो इस बजट में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए के रूप में, है ना, और जिसमें पोलावरम जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट किया जाएगा, साथ ही साथ जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको भी डेवलप की जाएगी। नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट गारंटी स्कीम, है ना, फॉर MSME इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्रेडिट गारंटी स्कीम दी जाएगी, यानी जो भी MSME सेक्टर्स में नए स्टार्टअप्स हैं उनको क्रेडिट दिया जाएगा। साथ ही साथ न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर MSME क्रेडिट, जो MSME क्रेडिट जो दी जा रही है, जो लोन दिया जा रहा है, उसमें न्यू असेसमेंट मॉडल आएगा, है ना। नेक्स्ट है मुद्रा लोन, द लिमिट इनहेंस टू 20 लाख, है ना। मुद्रा लोन में जो लिमिट है वो 20 लाख कर दिया गया है करेंट 10 लाख से,
है ना। तरुण कैटेगरी के अंतर्गत जो 10 लाख का जो लिमिट था उसको 20 लाख कर दिया गया है। क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमई ड्यूरिंग अ स्ट्रेस पीरियड, स्ट्रेस है तो क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा, यानी कोई कंपनी एमएसएमई में अगर स्ट्रेस में है, फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, तो उसको क्रेडिट सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। एमएसएमई सेक्टर्स को ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है, ताकि हमने देखा कि थीम ही हमारे बजट का था एमएसएमई, ताकि हमारे, क्योंकि एमएसएमई को वो कैपेसिटी है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, और इंडिया में मैक्सिमम इंडस्ट्री एमएसएमई सेक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट जो है वो एमएसएमई यूनिट फॉर फूड इरेडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग, इसके लिए भी एमएसएमई यूनिट स्टार्ट की जाएगी। 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 यानी 12 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल पार्क क्या होता है? एक बड़ा एरिया जहां पे एक ही तरह के इंडस्ट्री डेवलप होते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, रोडवेज, ये सब, और वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ किसी पार्टिकुलर सेक्टर के इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप होते हैं। तो इस तरह के 12 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे, जैसे आईटी पार्क या फिर फूड पार्क या फिर टेक्सटाइल पार्क्स, है ना। तो ये सारी इंसेंटिव दी जा रही हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है वो है अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट में स्टैंप ड्यूटी, यानी अगर किसी महिला के नाम पे कोई ज़मीन है या कोई प्रॉपर्टीज़ है तो वहाँ पे उसके स्टाम्प ड्यूटी को लोअर किया जाएगा, है ना। स्टेट को इनकरेज किया जाएगा, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी स्टेट लगाती है, राज्य के अंडर आता है, तो राज्य को इनकरेज किया जाएगा ताकि वो महिला के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उस पर स्टाम्प ड्यूटी को, है ना, कम करे। नेक्स्ट है कि कई सारे कुछ शहरों में, है ना, कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ में 100 वीकली हाट या स्ट्रीट फूड हब के रूप में डेवलप किया जाएगा, है ना, ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके और उनका जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। कुछ सिटीज़ में वैसे सिटीज़ जिसका पॉपुलेशन 30 लाख से ऊपर है, वैसे सिटीज़ में लगभग 14 लार्ज सिटी को यहाँ पे रखा गया है टारगेट। वहाँ पे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगी। ट्रांजिट मतलब होता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, लाइक मेट्रोज़, है ना, बस सर्विस, रेलवे सर्विस। तो इस तरह से जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है वो 14 लार्ज सिटीज़ में जिनका पॉपुलेशन 30 लाख से ऊपर है वहाँ पे ये व्यवस्था की जाएगी। वाटर मैनेजमेंट के लिए आपने देखा कि बहुत सारे सिटीज़ में, बेंगलोर जैसे है, वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी यानी ग्राउंड वाटर का स्कार्सिटी हमें देखने को मिल रहा है। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रमोट वाटर सप्लाई को प्रमोट किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जाएगा। एंड 100 लार्ज सिटीज़ को बैंकेबल प्रोजेक्ट के द्वारा वहाँ पे ये सारी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। हाउसिंग नीड्स के लिए पीएम आवास योजना अर्बन 2 स्टार्ट किया जाएगा। पीएम आवास योजना जो है वो अर्बन एरियाज़ के लिए है, उसमें उसका जो सेकंड वर्जन है वो स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ अर्बन पुअर्स के लिए और मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर बनाए जाएंगे, 1 करोड़, है ना। और इसका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रायोरिटीज़ है वो एनर्जी सिक्योरिटी है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो प्राइवेट सेक्टर्स को न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में प्रमोट किया जाएगा। भारत स्मॉल रिएक्टर्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग की जाएगी, है ना। साथ ही साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको फैसिलिटेट किया जाएगा, है ना। एनर्जी ऑडिट की जाएगी, है ना। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर शिफ्टिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री टू क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वैसे माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री जो क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। इसको कहते हैं एनर्जी ऑडिट। उनका एनर्जी ऑडिट किया जाएगा हर इंडस्ट्री का, और जो इस तरह के क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरफ जो शिफ्ट हो रहे हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी, है ना। तो दीज आर सम इनिशिएटिव टुवर्ड्स एनर्जी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और इसमें क्या होगा, उस घर के छत पे वो सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे और
इसमें 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन एंड 14 लाख एप्लीकेशन अभी तक इसके लिए मिल चुका है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो पीएम गति शक्ति योजना का जो चौथा फेज है उसको लॉन्च किया जा रहा है ना, उसको लॉन्च किया जाएगा, जिसमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी 25,000 रूरल हैबिटेशन यानी गाँवों को 25,000 गाँवों को जोड़ा जाएगा ऑल वेदर कनेक्टिविटी से, है ना। साथ ही साथ स्टेट्स को 1.5 लाख करोड़ रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में दिया जाए ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, है ना। और 11,11,111 रुपया का एक फ़ंड बनाया जा रहा है जो कि जीडीपी का 3.4% है, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है ना। इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन में अगर देखें तो कोसी मिची जो इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट है, कोसी और मिची जो है वो महानंदा की ट्रिब्यूटरी है और ये कोसी मिची प्रोजेक्ट बिहार में है। तो इसको जो बिहार और बंगाल, तो ये जो लिंकिंग की बात की जा रही है, इससे क्या होगा, इससे हम फ्लड को भी मिटिगेट करेंगे क्योंकि कोसी में फ्लड की समस्या रहती है और साथ ही साथ इरिगेशन के लिए हम वाटर सप्लाई भी कर सकते हैं। फ्लड मैनेजमेंट और रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए असम, सिक्किम और उत्तराखंड को असिस्टेंस दी जाएगी, है ना। और हिमाचल प्रदेश को रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, जो कि फ्लड की समस्या से जूझते हैं, खासकर जो क्लाउड बर्स्टिंग होती है, हिमालयन सुनामी जो होती है उससे। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद जो टेम्पल कॉरिडोर है और महाबोधि जो टेम्पल कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर के तर्ज पे ही विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है। फर्स्ट टाइम बिहार स्पेसिफिक कुछ चीज़ें बजट में शामिल की गई हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, बिहार में टूरिज्म बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। सेकंड जो है राजगीर के लिए है ना। राजगीर को कम्प्रिहेंसिवली डेवलप किया जाएगा और क्योंकि राजगीर जो है हिंदू, बुद्धिज़्म और जैन तीनों का एक समझे तो एक धर्म स्थल है। इसके लिए राजगीर का कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होगा ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। नालंदा को भी टूरिस्ट सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा और नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया जाएगा और जो उसका ग्लोरी था पास्ट में उस लेवल पे इसको डेवलप किया जाएगा। आपको पता है कि हाल ही में नालंदा यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है। असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ उड़ीसा साइंस सीनिक ब्यूटी टेम्पल्स, उड़ीसा में भी इस तरह का डेवलपमेंट किया जाएगा जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इनोवेशन और रिसर्च जो है उसके क्षेत्र में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड जो है उसका ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है ताकि बेसिक रिसर्च और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को डेवलप किया जा सके। प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन जो रिसर्च है, इनोवेशन जो है वो 1 लाख करोड़ के पुल तक पहुंच चुका है। स्पेस इकोनॉमी में अगर देखें तो वेंचर कैपिटल जो फंड है 1,000 करोड़ सेटअप किया जा चुका है। नेक्स्ट जो हमें देखना है, जो इकोनॉमिक फाउंडेशन की अगर बात करें तो हम अगर कंपैरिजन करें पिछले साल से तो करेंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो हमने देखा कि करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कम हुआ था, लेकिन इस साल फिर से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ा है 24 में, है ना। और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो ग्रोथ है वो लगभग 7% के आसपास है। फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी 23-24 में ये जो ग्रोथ ग्रू हुआ है 8.2% है, लेकिन नेक्स्ट ईयर यानी 24-25 में जो एस्टिमेट किया गया है वो 6 to 7.5% एस्टिमेशन है, 6.5 to 7% एस्टिमेशन है। इन पिछले साल जो ग्रोथ हुआ है वो 8.2% हुआ है। अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है कि जो फिजिकल ईयर 2024 में यानी जो फिजिकल ईयर 23-24 है उसमें जो फिजिकल डेफिसिट रहा वो 5.6% रहा और पिछले साल ये जो फिजिकल डेफिसिट था वो कितना था 2022-23 में ये था 6.4%। तो फिजिकल डेफिसिट लगातार उसमें डिक्रीज़ हो रही है ना, और जिसे 3% जीडीपी के 3% के आसपास लाने का टारगेट रखा गया है। और इन्फ्लेशन की बात करें तो इस साल इन्फ्लेशन
जो है 2023 में वो 5.4% रहा है, जो कि एक अच्छा लक्ष्य हमें दिख रहा है। विद इन जो हमारा लिमिट है 4+-2 उसके अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है। टैक्स प्रपोजल्स की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिव्यू किया गया है। चैरिटीज़ एंड टीडीएस को सिंप्लीफाई किया गया है। लिटिगेशन एंड जो अपील है उसकी व्यवस्था की गई है। टैक्स बेस को बढ़ाया गया है। टैक्स बेस को बढ़ाना मतलब टैक्स रेट को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आए, उसको कहा जाता है टैक्स बेस। तो टैक्स बेस को बढ़ाया गया है ना। कस्टम ड्यूटी में चेंज किया गया है ना। और इसमें क्या क्या है, कस्टम ड्यूटीज़ में रिव्यू की गई है, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू हुआ है रेट स्ट्रक्चर को, ताकि कस्टम ड्यूटीज़ को रेशनलाइज किया जा सके। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की अगर बात करें तो कैपिटल गेन जो टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, जब हम कोई कैपिटल मार्केट में, यानी जो हमारा कैपिटल है उसको जब हम सेल करते हैं या बाई करते हैं तो वहाँ पे जो टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। तो जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट है गेन, है ना, वहाँ पे इंडिया में जो जनरली है वो कैपिटल को सेल करने पे जो प्रॉफिट होता है, जो गेन होता है, उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो जो शॉर्ट टर्म गेन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स है, शॉर्ट टर्म मीन्स विद इन 1 ईयर्स, यानी 1 साल के अंदर अगर बेचते हैं तो उसके लिए 20% टैक्स रखा गया है। और लॉन्ग टर्म गेन टैक्स उसमें 12.5% टैक्स रखा गया है। और कैपिटल गेन में जो एग्जेप्शन है, कैपिटल गेन जो हो रहा है फाइनेंशियल एसेट पे, और उसमें जो एग्जेम्पशन है यानी जो छूट है उसके लिमिट को बढ़ाकर 1.25 लाख पर ईयर रखा गया है। एंजल टैक्स को एबोलिश कर दिया गया है। एंजल टैक्स क्या होता है, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं यानी जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उस पर जो इन्वेस्ट किया जाता है उसको एंजल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और उस पर जो टैक्स लगता है उसको एंजल टैक्स लगते हैं। तो एंजल टैक्स को एबोलिश कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट मिल सके, है ना, इन्वेस्टमेंट उन तक पहुंच सके। नए नए जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो नए स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, और उस पर वो टैक्स भी पे करना पड़ता है, तो उस टैक्स को एबोलिश कर दिया गया है। ठीक है। सिंपलर टैक्स डिजाइन टू ऑपरेट डोमेस्टिक क्रूज, है ना, डोमेस्टिक जो क्रूज है, जो शिप हैं, उस पर सिंपल टैक्स डिजाइन रखा गया है। जो फॉरेन माइनिंग कंपनीज हैं, जो फॉरेन माइनिंग कंपनी जो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया के हार्बर पे अपना सामान उतारते हैं, सेल करते हैं, जो भी है ना, जो रॉ डायमंड को सेल करते हैं। आपको पता है कि इंडिया क्या करता है, रॉ डायमंड को इंपोर्ट करता है और उसको फिनिश करके फिर इसको एक्सपोर्ट करता है। तो जो भी फॉरेन माइनिंग कंपनीज हैं जो रॉ डायमंड को सेल कर रही हैं, और उनके लिए जो सेफ हार्बर रेट्स हैं, जो हार्बर पे उनको जो टैक्स देना पड़ता है, जो फीस देना पड़ता है, उसके लिए सेफ हार्बर रेट्स फॉर फॉरेन माइनिंग कंपनी, मतलब कि जो बहुत उस रेट को कम किया गया है। और जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, फॉरेन कंपनी को जो कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ता था वो 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। इससे क्या होगा, फॉरेन कंपनीज़ जो हैं, जो इंडिया में ऑपरेट हो रही हैं, उन पे जब टैक्स बर्डन कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंपनीज इंडिया में आएंगी, है ना, इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ेगा। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो 0 से 3 लाख के बीच में नील है, 3 से 7 लाख में 5% है, 7 से 10 लाख में 10% है, 10 से 12 लाख में 15% है, 12 से 15 लाख में 20% है, और 15 लाख से ऊपर में 30% है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अप टू 75,000 पर मंथ सैलरी वालों को यहाँ पे एग्जेम्पशन स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल सकता है ना। अभी ये लिमिट 50,000 पर मंथ था, लेकिन अब 75,000 पर मंथ जिनकी सैलरी है, जो सैलरी एम्प्लॉयड हैं, उनको वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं, यानी टैक्स का जो स्लैब है उससे एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन, जिनकी भी फैमिली पेंशन 15,000 से 25,000 है, उनको वो डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। पहले ये लिमिट 15,000 था, अब ये लिमिट 25,000 कर दी गई है। अब यहाँ पे हम देखेंगे टैक्स जो है, जो टैक्स में जो रिसीट्स है, रिसीट्स मतलब जो इनकम हो रहा है गवर्नमेंट को, वो कहाँ कहाँ से हो रहा है।
तो सबसे ज़्यादा जो इनकम गवर्नमेंट को जो बजट एस्टिमेट में बताया गया है, जो इनकम सबसे ज़्यादा होगी वो होगी बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, यानी गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है, चाहे वो फॉरेन से या फिर डोमेस्टिक मार्केट से, मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट से जो बोरो कर रही है, वहाँ से गवर्नमेंट को 27% वहाँ से पैसा आएगा। और इनकम टैक्स के थ्रू उसके बाद जो इनकम टैक्स है उससे 19%, इसके बाद जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 18%, इसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स से 17%, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद नॉन टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट किया है उस पर जो प्रॉफिट आ रहा है उसको, या जो लोन दिया है उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, या फिर जो डिविडेंड आ रहा है, इन सारी चीज़ों से 9% गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। इसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5%, कस्टम से 4% और नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 1% इनकम आएगा, जनरेट होगा। और पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर का क्या क्या स्रोत, कहाँ पे पैसा खर्च होगा। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा जो एस्टिमेशन किया गया है खर्च का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो है स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्ट करती है, जो उसमें सेंट्रल पुल है, उसमें जो स्टेट का जो शेयर होता है, उस शेयर में 21% गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसका 21%। आपको पता है कि जो भी सेंट्रल पुल है उसका 41% जो पैसा है वो स्टेट को दिया जाता है। तो गवर्नमेंट का जो भी इनकम होगा उसका 21% जो मनी है वो कहाँ जाएगा, स्टेट के शेयर में, है ना, जो टैक्सेस में स्टेट का शेयर है। उसके बाद 19% जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट में, जो गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है, जो बोरोइंग की है उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रही है गवर्नमेंट, उस पर 19% खर्च होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर मतलब केंद्र सरकार का जो भी स्कीम है, जो भी प्रोजेक्ट है, उसमें 16% रुपया खर्च होगा। और उसके बाद फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र जो होगा, फाइनेंस कमीशन या दूसरे ट्रांसफ़र जो होंगे वो 9% है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब सेंटर का स्कीम होता है लेकिन उसको स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कराती है, तो उसमें 8% खर्च होगा। सेंट्रल सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम भी होता है और उसको इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। अदर एक्सपेंडिचर 9%, पेंशन 4%, है ना। तो ये सारे खर्च गवर्नमेंट का इस बार एस्टिमेट किया गया है। मेजर आइटम पे देखिए तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है, बजट एस्टिमेट है, वो सबसे ज़्यादा डिफेंस पे है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, नेक्स्ट एग्रीकल्चर, होम अफेयर, एजुकेशन, आईटी टेलीकॉम, हेल्थ, एनर्जी, सोशल वेलफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो हेल्थ पे और एजुकेशन पे, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा बजट करने की ज़रूरत थी। मेजर स्कीम में देखें तो सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है वो मनरेगा में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट PLI, है ना। तो ये सारे प्रोजेक्ट में आपको ये बजट का बजट एलोकेशन हुआ है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बजट, है ना, जो इस साल का बजट है 2024-25 का। होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। थैंक यू।